हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आप एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। विदेशी व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार के महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्ञान भरा चीज़ है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत सारा मैटर है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं, तथ्यों से भरा ये वीडियो है। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि जब भी कोई वीडियो देते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, किस तरह से विदेशी व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करता है, इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इससे बस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार या वैश्विक व्यापार कैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे उसको सुदृढ़ बनाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं एक एक तरीके से। सबसे पहले देख रहे हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका एक मूल बिंदु है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार में मुद्रा अर्जित और औद्योगिक प्रोत्साहन तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विदेशी व्यापार ने मुद्रा, आर्थिक, औद्योगिक प्रोत्साहन तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। अब हम लोग विदेशी व्यापार के अर्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विदेशी व्यापार क्या है, इसका क्या अर्थ है। बहुत ही सरल तरीके से विदेशी व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, दो चीज़ें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एक या एक से अधिक राष्ट्र, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, विनिमय होता है। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। विदेशी व्यापार के दो अंग हैं, कौन कौन से हैं, आयात और निर्यात है। तो इस तरह से विदेशी व्यापार के दो अंग हैं, आयात और निर्यात हैं। अब हम लोग आयात समझेंगे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, आयात क्या है या फिर निर्यात क्या है, दोनों का डिफिनेशन क्या है। तो वो सरल तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग आयात देखेंगे। जब दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाता है, तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विकल्पी। इस तरह से इन चीज़ों को आप जो जहाँ जहाँ पे रट दिया गया है, इसी को आप जो है लर्न रखना है कि जब दूसरे देशों से वस्तुओं व सेवाओं, दो चीज़ें हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाता है तो वह आयात कहलाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में कि दूसरे देशों से वस्तुओं व सेवाओं का क्रय किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। बिल्कुल इजी वे में आप समझ लिए। दूसरा स्टेप है निर्यात, यानी व्यापार का दूसरा जो अंग है निर्यात है। अब निर्यात क्या है, अपने देश से वस्तुओं व सेवाओं को अन्य देशों में विक्रय किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। तो इस तरह से भी इजी वे में आपने समझ लिया कि अपने देश से वस्तुओं व सेवाओं का अन्य देशों में विक्रय किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। तो इस तरह से व्यापार के दो अंग हैं, आयात और निर्यात। दोनों ही किसी देश के व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं आयात और निर्यात के माध्यम से। जब हम किसी देश से निर्यात करते हैं किसी देश को, तो ऐसे कंडीशन में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करना जब होता है तब हम आयात करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, देश के व्यापार में या वैश्विक व्यापार में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। तो इस तरह से व्यापार के दो अंग हैं, आयात और निर्यात हैं विदेशी व्यापार के। अब हम लोग इसी क्रम में आगे देखेंगे विदेशी व्यापार का महत्व क्या है। तो विदेशी व्यापार जैसा कि आप जानते हैं 1991 के पश्चात, 1991 के पहले देश में उदारीकरण नहीं लाया गया था। 1991 में उदारीकरण लाया, बिल्कुल सरल वे में कि 1991 में उदारीकरण लाया। उदारीकरण क्या है, एकदम सामान्य शब्दों में समझेंगे कि व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों में ढिलाई की गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों में बदलाव किया गया, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आसानी से यहाँ पे आ सकें और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो इस तरह से व्यापारिक नियमों में बदलाव, व्यापारिक नियमों को अनुकूल बनाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और इस तरह से यहाँ पे जो परिवर्तन किया गया व्यापार के संदर्भ में, उसी को उदारीकरण कहते हैं। तो 1991 में उदारीकरण सरकार ने किया, जिससे भारत में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश हो सके, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ सकें और यहाँ पे औद्योगिकरण की गति को तीव्रता मिल सके। तो इस तरह से व्यापार के नियमों में परिवर्तन किया गया, व्यापार के नियमों में उदारता लाई गई। जो नियम पहले कठोर थे उनको सरल बनाया गया और जिसके कारण विदेशी व्यापार तेज़ी से विस्तृत हुआ। तो इस तरह से 1991 के पश्चात बहुत सारे परिवर्तन हुए और 1991 के पश्चात जो है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे एक एक क्रम से हम लोग देखेंगे।
पहला है यहाँ पे विकासित देशों हेतु अत्यधिक अर्थ महत्वपूर्ण, यानी विकासशील देशों हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले हेडिंग देख रहे हैं, विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। कहने का मतलब है जो देश विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं, उन देशों के लिए वैश्विक व्यापार का अधिक महत्व है। कैसे महत्व है देखेंगे तो विकासशील देश, विदेशी व्यापार में होने वाली वृद्धि आर्थिक प्रगति का सूचक है। यानी विदेशी व्यापार जो जिस देश का जितना ज़्यादा होता है वह देश उस देश की आर्थिक प्रगति का क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। तो विकासशील देशों को आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत साधनों की आवश्यकता होती है। जो देश अभी विकसित नहीं है, विकासशील देश हैं, और उन देशों को पूंजीगत साधनों की आवश्यकता होती है। तो पूंजीगत साधनों के लिए उनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो वो अपनी पूंजीगत साधनों को वो क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और पूंजीगत साधनों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और ऐसे कंडीशन में इन पूंजीगत साधनों की आवश्यकता के लिए उन देशों के लिए व्यापार का होना आवश्यक है। और ऐसे कंडीशन में उस देश का निर्यात महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जो देश मतलब जो विकासशील देश हैं और ऐसे देश जो निर्यात करेंगे, तो निर्यात करने पे उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो अपने पूंजीगत साधनों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे, और पूंजीगत साधनों को जब मजबूती प्रदान कर पाएंगे, पूंजीगत साधनों को इकट्ठा कर लेंगे, तब वो देश धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो विकासशील देशों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। विकासशील जो देश हैं, जैसे भारत विकासशील देश है, तो यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है जिससे भारत ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सके, विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सके और अपनी स्थिति को सुधार सके। तो इसलिए विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन। यहाँ पे सेकंड आपको दिख रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन। कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं तो केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, लेकिन विदेशी व्यापार जब होता है, विदेशी व्यापार वैश्विक लेवल पे जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए हम अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि अपनी आवश्यकता के लिए तो थोड़ी ही उत्पादन में काम चल जाएगा। लेकिन जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार को ध्यान में रख करके जितने मात्रा में हम व्यापार करेंगे उतना ज़्यादा हमें उत्पादन करना होगा। और जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी देश होगा जब ज़्यादा व्यापार करने के लिए उत्पादन करेगा, तो व्यापार करने के लिए उत्पादन जब कोई कंट्री करता है तो वो अपने संसाधनों का ज़्यादा दोहन करेगा, ज़्यादा उपयोग करेगा, चाहे मृदा संसाधन हो। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है और व्यापार करेगा, तो ऐसे कंडीशन में जितनी ज़्यादा हमारे पास ज़मीनें हैं उन पर हम कृषि उत्पादन ज़्यादा करेंगे, व्यापारिक फसलें ज़्यादा उगाएंगे, अपने प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकें। और ज़्यादा जब उत्पादन होगा तो हम व्यापार करने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए कोई भी देश होगा जब व्यापार से हमें क्या होता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। हमारे पास मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे यहाँ वन संपदा है, तो इन सभी का हम अच्छे तरीके से दोहन करेंगे, ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करेंगे, जिससे हम बड़ी मात्रा में व्यापार कर सकें। तो ऐसे कंडीशन में जब ज़्यादा व्यापार करते हैं तो हम ऐसे कंडीशन में अपने जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो व्यापार भी जो है ऐसे कंडीशन में क्या होता है, और जो है प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने में हमें सहायता देता है। आगे है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश जो है औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी, उपकरण एवं तकनीकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार करने के लिए हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के लिए हम उद्योग लगाते हैं। तो व्यापार जो है किसको प्रोत्साहित कर रहा है, औद्योगिकरण की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। ज़्यादा जब व्यापार करेंगे तो ज़्यादा हमें उत्पादन की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा जब उत्पादन की आवश्यकता होगी तो ऐसे कंडीशन में हम बड़ी मात्रा में क्या लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, बड़ी मात्रा में उद्योग लगाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। और ऐसे कंडीशन में इन चीज़ों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। क्या जैसे पूंजी है, उपकरण है और तकनीकी है, क्योंकि जिस कंट्री में इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा होगा। जैसे आपने स्टडी किया है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता थी, उनके पास बेहतर तकनीकी थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी। तो किसी भी कंट्री को व्यापार करने के लिए इन चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए, इन चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर जिन देशों के पास ये चीज़ें हैं तो वो व्यापार करने में सक्षम होगा। तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इनको भी क्या करता है, आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है, औद्योगिकरण को तीव्र गति प्रदान करता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा जब व्यापार होगा तो ज़्यादा औद्योगिकरण होगा,
पूंजी भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम अन्य देशों से बेहतर टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे या लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इन चीज़ों का भी विकास होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति। कहते हैं विदेशी व्यापार से सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उसका रीज़न क्या है, जब वैश्विक व्यापार होगा तो कोई भी कंट्री अगर अपने यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है उस तरह की तो दूसरे देशों से वस्तुओं को जो है आयात करता है और जब वैश्विक लेवल पे कंपटीशन बढ़ जाता है, आयात किया जाता है तो वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। क्योंकि एक देश अगर अपने यहाँ उत्पादन करता है तो हो सकता है वस्तुएं महंगी हों, लेकिन अन्य देश जब बहुत सारे राष्ट्रों में वही उत्पादन होता है और जब हम व्यापार करते हैं, व्यापार के माध्यम से उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो वे वस्तुएं सस्ती और गुणवत्तापरक हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ वही निकल के आ रही है कि विदेशी व्यापार के कारण विदेशों से निर्मित गुणवत्ता युक्त एवं सस्ती वस्तुएं देश के अंदर प्राप्त हो जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इन चीज़ों को आप जानते रहें कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट जानते रहें, हर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सस्ती वस्तुओं की प्राप्त होती है, यानी विदेशी व्यापार के कारण विदेशों से हमें गुणवत्ता युक्त और सस्ती वस्तुएँ देश के अंदर आसानी से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे भौगोलिक श्रम का विभाजन, यानी विदेशी व्यापार जो है भौगोलिक रूप से श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करता है। व्यापारिक संस्थानों में देखा होगा आपने कि एक देश के लोग का एक देश से कई देशों में पलायन होता है। तो जहाँ व्यापारिक संस्थान होते हैं वहाँ पे जैसे अगर इंजीनियर को आना है तो बड़ी मात्रा में इंजीनियर वहाँ पे आते हैं, या फिर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अस्पताल है या इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है तो उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के श्रम वाले लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है श्रम का विभाजन हो जाता है और ऐसी कंडीशन है जो व्यापारिक संस्थान में अनेक देशों के लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में प्रवासन होता है और जिससे देश के महाद्वीप के स्तर पर श्रम का विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से श्रम का विभाजन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। विदेशी व्यापार से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। पहले क्या होता था, देश में बड़ी कम मात्रा में उद्योग होते थे, उसी उद्योगों का जो उत्पादन होता था जो आम उपभोक्ता होते थे उसी पे निर्भर होते थे। ऐसे कंडीशन में प्रतियोगिता नहीं होती थी, प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, वस्तुएं महंगी बेची जाती थी। लेकिन जब विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, वस्तुएं विदेशों से आने लगी तो ऐसे कंडीशन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ निकल के आया कि विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण मान लीजिए कोई एक कंपनी है, दो कंपनी है, उस प्रोडक्शन में उसी का एकाधिकार होता है। लेकिन जब बड़ी मात्रा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं, बहुत सारे देशों में उसी का उत्पादन होने लगता है तो जो एक दो कंपनियों का एकाधिकार होता है और वो जो महंगे उत्पाद अपने बेचते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में उद्योग लग जाते हैं तो एकाधिकार की स्थिति समाप्त हो जाती है और वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं। तो यहाँ पर एकाधिकार शब्द आया है कि यानी ऐसे कंडीशन में जो एकाधिकार होता है और एकाधिकार जब समाप्त हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसका फ़ायदा होता है, उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है। तो एकाधिकार प्रवृत्ति को क्या मिलता है, अंकुश मिलता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है विदेशी व्यापार का क्या फ़ायदा है कि एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, एक उत्पादक है तो उसका एकाधिकार होता है, लेकिन जब बहुत सारे उत्पादक आ जाते हैं बाज़ार में तो एकाधिकार किसी एक फैक्ट्री का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु, इसको जानते रहें। अगले क्रम में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विदेशी व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। आर्थिक रिश्ते निश्चित तौर पर राजनीतिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं। कैसे? जिस देश के साथ हमारा आर्थिक संबंध अच्छे होते हैं उन देशों के साथ हमारा राजनीतिक संबंध भी बेहतर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रूस है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात हमारा रूस का आर्थिक क्षेत्र में रूस ने बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडिया में आई, टेक्नोलॉजी रूस ने हमें बहुत सारा प्रदान किया। तो जब आर्थिक संबंध उससे हमारे बेहतर हो गए तो राजनीतिक संबंध भी उसका हमारा बेहतर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें वो हमेशा जो है सहयोग देता रहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे साथ खड़ा रहा। वैश्विक लेवल पे बहुत दिनों तक, वर्तमान समय में भले अमेरिका के साथ हमारे राजनीतिक संबंध बेहतर हो गए हों, लेकिन अभी कुछ दशक पहले से लेकर के आज़ादी के बाद और कुछ दशक पहले तक रूस के साथ हमारे बेहतर संबंध थे। उसके पीछे का कारण हमारा उसका आर्थिक संबंध भी था और आर्थिक संबंध बेहतर होने के कारण हमारा राजनीतिक संबंध भी प्रभावित हुआ। तो कहते हैं कि आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंध को प्रभावित करता है। ये 100% सही बात है। आगे क्रम में इसी में चलेंगे। नेक्स्ट क्रम में आप देखेंगे इसी में
तो इस तरह से आपने अध्ययन किया कि किस तरह से आर्थिक रिश्ते जो है क्या करते हैं, राजनीतिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा भी हमने आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि रूस के साथ हमारा आज़ादी के बाद आर्थिक रिश्ते बेहतर थे, क्योंकि आर्थिक सहायता हमें रूस ने बहुत ज़्यादा प्रदान किया। देश में औद्योगिक विकास हुआ, बहुत सारे स्टील प्लांट रूस की सहायता से भारत में लगाए गए, और आर्थिक संबंध बेहतर होने के कारण ही हमारा उसका राजनीतिक संबंध भी अच्छा रहा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमें राजनीतिक स्तर पर उसने बहुत सारा सहयोग प्रदान किया, हमारा समर्थन प्रदान किया, हमारे नीतियों में सहयोग प्रदान किया। इस तरह से हमारा आर्थिक संबंध के कारण ही राजनीतिक संबंध उसके साथ बेहतर बन पाए थे। अगले क्रम में देखेंगे सांस्कृतिक सहयोग। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। सांस्कृतिक सहयोग, विदेशी व्यापार जो है क्या होता है, एक एक क्रम में समझेंगे। नागरिक भ्रमण, जैसा कि आप जानते हैं सेवाओं का, श्रम का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, यानी विदेशी व्यापार से एक देश के व्यापारी दूसरे देश में जाते हैं, एक देश के लोग जो है जॉब के लिए दूसरे देश में जाते हैं, तो श्रम का प्रवाह होता है, पूंजी का प्रवाह होता है। तो इस तरह से एक देश से दूसरे देश में इन चीज़ों को होने के कारण, यानी एक देश का दूसरे देश के संपर्क में, व्यापार के कारण संपर्क में आने के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी का एक देश दूसरे देश से सहयोग प्राप्त करता है, दूसरे देश की संस्कृतियों को सीखता है, और वहाँ के देश के लोग हमारी संस्कृतियों को सीखते हैं, समझते हैं, हमारे कौशल को समझते हैं, हमारे ज्ञान को समझते हैं, हमारे विज्ञान को समझते हैं, और एक दूसरे का आदान प्रदान, यानी कहने का मतलब है कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान होता है, और ये भी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का वाहक बनता है। तो इस तरह से विदेशी व्यापार क्या कहला, विदेशी व्यापार का इस रूप में महत्व है कि हम अपनी संस्कृतियों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है विदेशी व्यापार का। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी व्यापार जो है मूल्यवान विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करती है। जैसे कोई भी देश हो, हम अपनी, जैसे हमारा भारत है तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा कृषि प्रधान प्रोडक्ट होगा, और ऐसे कंडीशन में हम जो दूसरे देशों को भेजेंगे, यानी कहने का मतलब जो निर्यात करेंगे वो अपना कृषि से उत्पादित वस्तुओं को ही भेजेंगे, और दूसरे देशों को वस्तुओं को भी हम आयात करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि विदेशी व्यापार से क्या होता है, हमें मतलब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जो वस्तुएं हम विदेशों में भेजेंगे यानी निर्यात करेंगे, उससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित हम करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में। अगला ध्यान देंगे इसमें, अगला स्टेप में है उत्पादन व तकनीकी क्षमता में सुधार। उत्पादन व तकनीकी क्षमता में सुधार कैसे होता है? पहले 1991 के पहले जब उदारीकरण नहीं था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में नहीं आती थी, बहुत कम मात्रा में आई थी, या विदेशी व्यापार कम मात्रा में होता था, तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश में जो उत्पादन होते थे, जो उद्योग लगे थे, प्रतिस्पर्धा उनको नहीं होती थी ज़्यादातर। लेकिन जब विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, 1991 में नियमों में बदलाव ला दिया गया, बड़ी मात्रा में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना हो गया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ गया तो जो भारतीय उद्योगपति थे वे टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मंगाने लगे, जिससे बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके, और वस्तुओं को भी गुणवत्तापरक बनाने लगे, क्योंकि वस्तुओं को गुणवत्तापरक नहीं बनाएंगे तो विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, और प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वाभाविक है कि अपने वस्तुओं को गुणवत्तापरक बनाना। तो यहाँ पे भी वही लोग किए, जो भारत में उद्योगपति थे वे क्या किए, दूसरे देशों से तकनीकी जो है प्राप्त करना शुरू किए। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, और प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय जो उद्योगपति थे वे उत्पादन की गुणवत्ता व तकनीकी में सुधार लाना शुरू किया, क्योंकि अपने उत्पाद को कोई भी उद्योगपति तभी बेच पाएगा जब उसकी वस्तुएं गुणवत्तापरक होंगी और उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो बेहतर होगी। तो ऐसे कंडीशन में बहुराष्ट्रीय यानी विदेशी व्यापार क्या करता है, तकनीकी में सुधार लाने की प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं करेंगे, अपनी वस्तुओं को गुणवत्तापरक नहीं बनाएंगे, आपका उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक नहीं पाएगा। तो इसलिए विदेशी व्यापार जो है इस ओर भी प्रेरित किया, और ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अगले स्टेप में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में है कच्चे माल की प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, विश्व में संसाधनों का असमान वितरण है। जैसा कि आप जानते हैं विश्व में जो संसाधन है, जैसे कोयला है, अब्रक है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, जितने भी संसाधन हैं, किसी क्षेत्र में कहीं पर कुछ संसाधन पाया जाता है, किसी में कोई खनिज पदार्थ पाया जाता है, किसी देश में कोई खनिज पदार्थ पाया जाता है। हर देश में संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है, किसी के पास ज़्यादा कोयला, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास सोना ज़्यादा है, किसी के पास पेट्रोलियम ज़्यादा है।
तो ऐसे कंडीशन में कोई देश अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है, उद्योग लगाता है, तो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वे संसाधन उस देश में नहीं है, उसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा अपने उद्योग को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए। जैसे इंग्लैंड से भारत से कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाता था वहाँ पे कंपनियों के लिए, तो इसलिए आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसे बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी देश है अगर उसके पास कच्चा माल नहीं है, उद्योग लगाया हुआ है, तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। और ये तभी संभव हो पाया जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या फ़ायदा हुआ कि कोई देश है अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल दूसरे देशों से आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर विदेशी व्यापार नहीं होगा तो अगर वो देश में उद्योग लगा हुआ है मान लीजिए और उस देश में कच्चा माल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन उसको उद्योग लगाने में दिक्कत होगी। लेकिन विदेशी व्यापार के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है इस तरह से विदेशी व्यापार की। कच्चे माल की प्राप्ति जो है दूसरे देशों में हमें आसानी से हो जाती है, और कच्चे माल की प्राप्ति के कारण ही कोई भी औद्योगिकरण किसी देश में तभी संभव है जब उसे कच्चे माल उसे आसानी से प्राप्त हो सके, तभी उस देश में बड़ी मात्रा में उद्योग लगाए जा सकते हैं, चाहे वो अपने देश में प्राप्त करे या फिर दूसरे देशों से ही प्राप्त कर पाए या मंगा सके। अगला विदेशी व्यापार के महत्व में देखेंगे तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति, यानी विदेशी व्यापार से क्या फ़ायदा है, सरकार को सीमा शुल्क मीन्स आयात और निर्यात के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होती है। कोई भी देश होता है सीमा शुल्क लगाता है, जो भी वस्तुएं बॉर्डर पे आती हैं, सीमा में आती हैं उसके, तो उस पर टैक्सेस लेता है और इसके माध्यम से उसकी राजस्व की स्थिति सुदृढ़ होती है। तो ये भी कर के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से सरकार अपनी राजस्व व्यवस्था के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो कराधान व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी देश को सुदृढ़ता प्रदान करने में, और किसी देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही किसी देश के राजस्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भी वही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी सीमा शुल्क आयात और निर्यात के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे मूल्य स्तरों में समानता, यानी विदेशी व्यापार से सभी देशों में वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से भी विदेशी व्यापार का महत्व है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वैश्वीकरण को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। वैश्वीकरण क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का देश, आज का जो टाइम है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बल मिला है। वैश्वीकरण क्या होता है, एक देश का दूसरे देशों में सेवाओं का आदान प्रदान, एक देश का दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह, एक देश का दूसरे देश में श्रम का प्रवाह, और इन क्रियाओं के कारण पूरा विश्व एकीकृत हो गया है। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी सेवाओं के माध्यम से, वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से, पूंजी के प्रवाह से, श्रम के प्रवाह से पूरा विश्व एक हो गया है। कोई भी बाज़ार पहले सीमित मात्रा में होता था, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण आप विश्व के किसी भी कोने से कोई भी वस्तुएं मंगा सकते हैं। तो सेवाओं के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूरे विश्व में आ जाने से पूरा विश्व एकीकृत हो गया है, और इसी एकीकृत को वैश्वीकरण कहते हैं। यह तभी संभव हो पाया है जब वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, और वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व आज एक हो गया है, चाहे संबंधों को लेकर के हो, चाहे पूंजी के प्रवाह के कारण हो, चाहे सर्विसों सेवाओं के माध्यम से हो। तो यानी इस तरह से इन कारणों से पूरा विश्व एक हो गया है, एकीकृत हो गया है। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल किसके कारण मिला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। तो एक का पहलू दूसरे पहलू पर निर्भर करता है, और इस तरह से विदेशी व्यापार के कारण ही वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत सारे मैटर को आपने अध्ययन किया कि विदेशी व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो ये भी ये सारे फैक्टर जो है विदेशी व्यापार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी विदेशी व्यापार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी व्यापार के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। कुछ एक दो बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उसको देखेंगे। भारत का अधिकांश व्यापार लगभग 90% समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग तटवर्ती जो क्षेत्र हमारे 13 बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से हम विदेशी व्यापार करते हैं दूसरे देशों को, चूँकि वायु मार्ग काफ़ी महंगा पड़ता है दूर दराज क्षेत्रों में, और बड़े हैवी सामान उससे नहीं लाया जा सकता, और समुद्री मार्ग हमारे लिए सुलभ है और सस्ता है। तो इस तरह से 90% महत्वपूर्ण बिंदु है कि 90% जो है समुद्री मार्गों से भारत का व्यापार होता है। दूसरा है भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि विदेशी व्यापार क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, कौन कौन से फैक्टर थे। आपने क्रमबद्ध तरीके से बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका सहयोग मिलता रहेगा उतना आपके सामने हम नए नए वीडियो, नए नए ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।